चलो, गुड मॉर्निंग क्लास, वंस अगेन गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। ठीक है, हम शुरू करें। आप कल क्लास में आए थे? आप नहीं आए? एक दो दिन से क्लास में नहीं आए ना? तो कहाँ आपने ज्वाइन किया था? तेज बोलो। अच्छा, आवाज। सॉइल्स में थे आप लोग? सॉइल्स में किया था आपने? ठीक है, सॉइल के बाद हमने एक दो चैप्टर और कर लिए। और हम बेसिकली एग्रीकल्चर देख रहे थे कल हम, है ना? कल एग्रीकल्चर देख रहे थे हम। क्या किया था हमने उसमें? मेडिकल प्लांट कर रहे थे। ठीक है, टाइप ऑफ फार्मिंग हमने उत्तराखंड में देखे थे। फार्मिंग सीजन देखे थे, वेरियस क्रॉप्स देखी थी उत्तराखंड में, कौन सी क्रॉप्स के डिस्ट्रिक्ट में कैसी होती है। और फिर हमने थोड़ा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप देखी थी कि कौन से फल किस डिस्ट्रिक्ट में कैसे होते हैं, बेसिक फैक्ट वाली जानकारी। और मेडिसिनल प्लांट देख रहे थे हम। ठीक है। पहला मेडिसिनल प्लांट कौन सा देखा था हमने जो उत्तराखंड में उगाया गया? बेलाडोना। देन हमारा जेरेनियम था, जिसके हम एरोमेटिक ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब टी की बात करते हैं। ठीक है, टी के बारे में कहा था, थोड़ा लिखाऊंगा आपको। ये किसकी राइटिंग है? आपकी क्लास की? अच्छा, ठीक है, टी के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है। टी में आपको मेडिसिनल प्लांट में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में जब चाय वगैरह चलती थी हमारे यहाँ, तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट ही चली है। ठीक है, मेडिसिनल इसमें कुछ गुण पाए गए हैं। तो बेसिकली आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे हालांकि इन चीजों को। टी जो होता है ना, टी हमेशा देखना आप, पहाड़ों में होती है टी की प्लांटेशन। इसका प्लांट हमेशा एक छोटी हाइट तक रहता है, उससे ज्यादा ऊपर तक उगने नहीं दिया जाता। स्लोप में रहता है। इससे क्या होता है, टी को पानी चाहिए होता है। मतलब इसे मान के चलो कि 200 टू 250 सेंटीमीटर से पानी चाहिए होगा। पर एक प्रॉब्लम और है कि इसके जड़ों में पानी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, तो इसलिए स्लोप में उगाता है कि पानी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो वो कंडीशन हमें यहाँ उत्तराखंड में मिली है। उत्तराखंड में भी अच्छी खासी टी की प्लांटेशन हमने शुरू में की थी। अल्मोड़ा के इलाका, आपने देहरादून में भी पता होगा, एक टी स्टेट है यहाँ पे आगे प्रेमनगर की साइड। तो ये सब चीजें। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक फैक्ट निकलेंगे हम कि कितने एनुअल प्रेसिपिटेशन में आपकी टी की प्लांटेशन होती है, और कौन कौन व्यक्ति इसमें थे। ठीक है, तो एक दो आपको नाम लिखाऊंगा जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ ट्री प्लांटेशन को काफी प्रमोट किया है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ लिख लेते हैं टी के बारे में। अरे चैप्टर आपका फिर इस चैप्टर में बस वो करेंगे हम थोड़ा। इसके बाद उत्तराखंड में इरिगेशन जो कैनाल वगैरह है ना, अपर गंगा कैनाल, ईस्टर्न गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, थोड़ा सा उसके बारे में फैक्चुअल डाटा लिखेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना उसमें टी के बारे में लिखेंगे हम। इन यूके, इन यूके tea is grown tea is grown in the region of high rainfall. Tea is grown in the region of high rainfall. High rainfall bracket में लिखना 200 to 250 centimeters per year. In the region of high rainfall, 200 to 250 centimeters per year. आगे लिखना at the hills slope, at the hills slope lying between middle Himalayas and Shivalik. Lying between middle Himalayas and Shivalik. जैसे आपको बता ही रहा था, देखो बेसिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए टी प्लांटेशन की, इतना। ठीक है, बेसिक कंडीशन क्या होती है टी प्लांटेशन की कि एनुअल जो आपका प्रेसिपिटेशन होगा वो आपका 200 टू 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि टी के जो प्लांट होता है उसमें पानी ज्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए। इसलिए क्या आपको हिली स्लोप चाहिए जहाँ पे ये पौधे हो सके। ठीक है, और इसके एक और कैटेगरी वो है, इसके लिए सॉइल थोड़ा एसिडिक चाहिए होती है। ठीक है, वो बाद में आप देख लेना, एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। और उत्तराखंड में ये सब चीजें कम मिलती है बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड, कहा है, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी कंडीशन हमारी बेसिकली एंश्योर होती है, इसलिए यहाँ पे टी प्लांटेशन होती है। आगे लिखना, टी प्लांटेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड। टी प्लांटेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड बाय बिशप हेबर
in 1824 by Bishop Heber. In 1824, in 1835, in 1835, Chinese tea leaves were introduced in Uttarakhand. In 1835, Chinese tea Chinese tea leaves were introduced in Uttarakhand by Dr. Faulkner. टी लीव्स, चाय की जो पत्तियां होती ना, बेसिकली अलग अलग प्लांटेशन होता, तो चाइना के अंदर जो चाय की पत्ती थी वो यूज करनी शुरू की 1835 में। डॉक्टर फॉकनर चाइनीज टी की लीव्स लेके आए, इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे आगे लिखना टी प्लांटेशन इन उत्तराखंड, टी प्लांटेशन इन उत्तराखंड, टी प्लांटेशन उत्तराखंड फर्दर डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड अंडर further developed and expanded under Dr. Rayleigh. by Dr. Rayleigh. कंटिन्यू करना। आप लोगों तो पीछे आवाज जा रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? आगे लिखना in 2004, in 2004 Uttarakhand Tea Development Board was established at Almora. In 2004 Uttarakhand Tea Development Board was established at Almora. आपको आवाज आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है आपको? यस सर। आ रही है ना? ठीक है, बता दो। In 2004 Uttarakhand Tea Development Board was established at Almora to provide fiscal and technical aid for tea plantation. To provide fiscal and technical aid for tea plantation. सर फिस्कल बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प से कहते हैं, फिस्कल फाइनेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली कहानी आप याद रखना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो बेसिक कंडीशन है, क्राइटेरिया है जिसके कारण टी प्लांटेशन होती है। और फिर उत्तराखंड में हम जो इफेक्ट देख रहे हैं कि 1824 में बिशप हेबर का नाम आता है जिन्होंने यहाँ पे टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की। डॉक्टर फॉकनर ने चाइनीज टी लीव्स लेके आ गए और डॉक्टर रेले ने और ज्यादा एक्सपेंड की अल्मोड़ा से बाहर जाकर में बाकी अलग इलाकों में भी टी प्लांट करना चाहिए। ठीक है, और 2004 का आप ये याद रखना, 2004 में हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ उत्तराखंड टी प्लांटेशन बोर्ड एट अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हमने किए। क्लियर है? अब लिखते हैं उत्तराखंड इरिगेशन। उत्तराखंड इरिगेशन, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको जो लिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको कैनाल सिस्टम लिखेंगे। देखो हमने ना जब रिवर किया है, मैंने आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वहीं पे लिखा दिए थे, याद होगा आप लोगों को। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिखा दिए थे कि डिस्ट्रिक्ट में किस रिवर पे, मैंने रिवर के साथ आपको करा दिया था। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारे पे बचेगा, हम पे कैनाल लिखेंगे हम। उत्तराखंड में 4 बड़े कैनाल है, एक अपर गंगा कैनाल है, एक ईस्टर्न गंगा कैनाल है, एक शारदा कैनाल है, एक रामगंगा कैनाल है। इन चारों के बारे में बताऊंगा, कब बन रहे, कहाँ बन रहे, रिवर तो उसके हिसाब से बताई चल रहा हमें। ये सब लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिक फैक्चुअल डाटा है, ये आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इरिगेशन उत्तराखंड लिखना। सबसे पहले बस ये एक पॉइंट नोट कर देना कि उत्तराखंड में देखना कि 11% हिल एंड 94% प्लेन, इसके जो एग्रीकल्चर फील्ड है ये दीज आर इरिगेटेड। ठीक है, तो अभी कोई पूछे आपसे क्यों पहाड़ों में एग्रीकल्चर नहीं डेवलप हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि केवल 11% एरिया ही इरिगेशन पहुंच रहा है। ठीक है, और प्लेन में अच्छा क्यों डेवलप है? क्योंकि 94% ऑफ प्लेन इज इरिगेटेड। तो इरिगेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है पहाड़ों में हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम हो जाता है। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लिख लेना, आप कैनाल की बातें करते हैं, सबसे पहले लिखना आप अपर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल। अपर गंगा कैनाल, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ है ये हुआ है 1842 से लेके 1854 के बीच, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी साल लगे जिसमें 10-12 साल में 1842 से 54 तक ये हुआ है। ये किस रिवर में बना है? ऑब्वियसली रिवर गंगा, ठीक है। कहां से कहां कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है हरिद्वार को कानपुर से, ठीक है, हरिद्वार को कानपुर से। तो बेसिकली 10-12 साल के बीच में कंस्ट्रक्ट किया हमने रिवर गंगा के ऊपर अपर गंगा कैनाल, और ये हरिद्वार से कानपुर को कनेक्ट करता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगला लिखना आप ईस्ट गंगा कैनाल, ईस्ट गंगा कैनाल। ठीक है, इसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन की ऐसी कोई डेट नहीं है। हम ये लिखेंगे कहां से कनेक्ट हो रहा है, ये भी रिवर गंगा के ऊपर डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है हरिद्वार, बिजनौर, और आगे फर्दर एक्सपेंड हो जाता है टुवर्ड्स मुरादाबाद। ठीक है, तो गंगा रिवर के ऊपर ही ईस्ट गंगा कैनाल है, तो ये हमारा हरिद्वार बिजनौर वाला एरिया कनेक्ट होता है। जो हरिद्वार कानपुर जा रहा है दैट इज अपर गंगा कैनाल, जो हरिद्वार बिजनौर मुरादाबाद जा रहा है दैट इज ईस्ट गंगा कैनाल, ठीक है। टी छूट गया इसका। अगला लिखना शारदा कैनाल, ठीक है, बना है 1928 के आसपास। रिवर है शारदा। शारदा रिवर क्या है बताना एक बार। शारदा रिवर किसे बोलते हैं? सर काली रिवर को ही। काली रिवर को, काली रिवर को शारदा कहां से बोलते हैं? लिखा है मैंने आपको, एक बार ग्राफ खोलना काली वाला ऐप पे, ऑप्शन में बताओगे? बना रखा आपने डायग्राम में, भूल गए हो? टनकपुर है, टनकपुर की बात जो प्लेन तक जाती है तब शारदा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं काली क्यों नहीं बोल रहा इस कैनाल को, क्योंकि काली हम जब पहाड़ों में होते हैं उसे काली ही बोलते हैं। वंस इट रीचेस प्लेन्स इट इज कॉल्ड एज शारदा, ठीक है। तो याद रखना अगर शारदा कैनाल है तो शारदा रिवर। हालांकि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हो, लेकिन आप लोग अपनी नॉलेज के लिए याद रखना, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है आपका चंपावत, पिथौरागढ़ एंड सम अदर, ठीक है। तो शारदा कैनाल है 1928 में बना है, रिवर शारदा के ऊपर है, और ये चंपावत पिथौरागढ़ को उत्तराखंड में कनेक्ट करता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड सॉरी यूपी के। रामगंगा कैनाल, रामगंगा किसकी बात हो रही है बताओ? बिल्कुल सही, वेस्टर्न रामगंगा की बात हो रही है। किस रिवर पे है ये? वेस्टर्न रामगंगा। अब बताओ कि वेस्टर्न रामगंगा पे कैनाल कहां से बना है, ठीक है। मैंने आपको बताया वेस्टर्न रामगंगा कहां से होके जाती है, किस नेशनल पार्क से जाती है? जिम कॉर्बेट से जाती है। अब देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया, यहाँ पे लिख लेने से कि जिम कॉर्बेट में वेस्टर्न रामगंगा के ऊपर एक डैम है कालागढ़ डैम, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बिल्कुल सही बात, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। तो इस कालागढ़ डैम से एक कैनाल निकाला है जिसे हम रामगंगा कैनाल बोलते हैं, ठीक है। लोकल कैनाल है, बड़ा नहीं है, तो इसके बारे में इतना लिख लेते हैं।
क्लियर इतना? तो आपको ये कैनाल याद रहने चाहिए मेनली, अपर गंगा कैनाल, ईस्टर्न गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, और लास्ट में रामगंगा कैनाल विच इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न रामगंगा रिवर, कनेक्टेड फ्रॉम कालागढ़ डैम पौड़ी। ठीक है? ठीक है ना? तो ये इरिगेशन की थी। अब दो तीन पॉइंट यहाँ पे नोट में लिख लो। पहला नोट लिखना, एक व्यक्ति थे सर पी वी कॉटले। पी वी कॉटले, और उत्तराखंड में जितने डैम कैनल बने हैं ना, शुरुआती स्तर पे सब इन्होंने डिजाइन, इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराए थे। तो लिखना पीवी कॉटले डिजाइंड अपर गंगा कैनाल, डिजाइंड अपर गंगा कैनाल, कॉमा कटा पत्थर कैनाल, कटा पत्थर, कटा पत्थर कैनाल का है, कटा पत्थर का है। हाँ वही कटा पत्थर, डाक पत्थर आसपास विकास से करना पड़ता है। ठीक है? कटा पत्थर कैनाल एंड बीजापुर कैनाल, बीजापुर कैनाल। ठीक है? अपर गंगा, कटा पत्थर, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन बाय द मैच द फॉलोइंग में आता है, तो अपर गंगा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, अभी लिखा है हमने हरिद्वार में। कटा पत्थर कैनाल का हो गया, डिस्ट्रिक्ट इज देहरादून, और बीजापुर कैनाल का हो गया, देहरादून। बिल्कुल सही, देहरादून। ठीक है? रॉबर्ट्स केव गए हो कभी? रॉबर्ट्स केव से जस्ट पहले थोड़ा बीजापुर कैनाल है, बीजापुर बैराज टाइप का है। ठीक है? अब तो पूरा एरिया वो पूरा कंटेंट हो गया पूरा, पर हम जब छोटे थे स्कूल में तो हम वहां जाते थे ऐसे, तो उसमें ऊपर एरिया था। ठीक है? बीजापुर कैनाल देहरादून में ही है। ठीक है? तो ये चीजें याद रखना आप लोग, कि कई बार पूछ लिया जाता है छोटी मोटी चीजें कि बीजापुर कैनाल कहाँ पे है, कटा पत्थर या डाक पत्थर कहाँ पे है, तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है? अगला नोट लिखना, राजपुर कैनाल, राजपुर कैनाल, राजपुर रोड में बताऊंगा इसकी कहानी। राजपुर कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन कर्णावती, राजपुर कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन कर्णावती, which was later restored by Sir P.V. Kotle, which was P.V. Kotle, which was later on restored by P.V. Kotle। अच्छा क्वीन, क्वीन कर्णावती, अच्छा मैं कहा आगे पहुंच गए तुम, पीछे ही हो। ठीक है? ये बात देख लो, याद रखना, देहरादून जो है ना, देहरादून ये हर जगह कैनाल से घिरा हुआ था। ठीक है? इसी रोड का नाम फुल फॉर्म क्या है? ईस्टर्न कैनाल। तो यहाँ पे एक ईस्टर्न कैनाल बहता था, ईस्ट राजपुर रोड पे राजपुर कैनाल रहता था। एक वहां पे ऊपर देखोगे तुम, वो देखा है ब्रह्म कमल चौक, उसकी राइट पे रोड जा रही है। ठीक है? तो उसे न्यू कैनाल रोड बोलते हैं, तो वहां पे भी एक कैनाल होता था। अब केवल एक कैनाल बचा है, मालदेवता कैनाल है ना, वो बचा है अभी। मालदेवता जाओगे ना आप, तो देखना आप बगल में एक कैनाल चलता रहता है, तो वो भी बहुत एंशंट कैनाल है, वो अभी तक है। बाकी सारे जितने कैनाल देहरादून में थे, सबको पाट के ऊपर रोड बन चुकी। ठीक है? अगर कोई बहुत पुराना बंदा आप दिखोगे, पुराना क्या, हम लोग जब 10th 12th में थे, तो इसी रोड का कैनाल तो हम लोगों ने भी देखा है। किन्होंने? हाँ। हाँ तो उनसे पूछना, कोई बहुत बूढ़े होंगे ना, तो उन्हें देखना कि देहरादून में बहुत कैनाल हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ का बहुत अच्छा मौसम था, कैनाल से घिरी हुई थी। ईस्ट वेस्टर्न साइड पे यमुना, ईस्टर्न साइड पे गंगा है, बीच में तराई का इलाका है, ऊपर मसूरी, तो बहुत अच्छा वेदर कभी देहरादून का होता था। लेकिन सब काट फाट करके हमने ही हाल कर चुके हैं। ठीक है? तो याद रखना कि जो राजपुर कैनाल है, क्वीन कर्णावती ने बनाया है। क्वीन कर्णावती पवार डायनेस्टी की एक रानी हुआ करती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? और एक और नोट लिखना, एक स्कीम का नाम है ग्राम्या स्कीम। लिखना ग्राम्या स्कीम, ये किस लिए है? ठीक है? मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहा हूँ,
एक्चुअली पिछले कुछ सालों में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज ग्राम्या, सिंपल पूछेंगे ग्राम्या क्या है। तो बेसिकली एक स्कीम है जो कि वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए है, तो लिखना इसमें इट इज अ स्कीम, इट इज अ स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाटरशेड इन उत्तराखंड, it is a scheme for the protection of watershed in Uttarakhand. This scheme is financially supported by World Bank. This scheme is financially supported by World Bank. वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्लियर इतना। तो ये कुछ मैंने आपको नोट्स लिखा है वन वर्ड में। अब मैं कुछ इंस्टीट्यूट लिखा रहा हूँ, वैसे वन वर्ड में लिखते हैं ना, एक तरफ इंस्टीट्यूट, अगले वहां पे उसका प्लेस, ठीक है, पूछे जाते हैं। लिखना है कि करके नोट्स भी लिख लेना सारी चीजें, ठीक है, इसमें कोई और नहीं आएगा। लिखना इंस्टीट्यूट का नाम है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये देहरादून में है, देहरादून। अगली है एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट बोर्ड, ये जगह है पशुलोक ऋषिकेश में। पशुलोक, पशुलोक जगह का नाम है, ये ऋषिकेश में पड़ती है, पशुलोक ऋषिकेश। अगले लिखना डेयरी डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, डेयरी डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ये नैनीताल में है। नैनीताल। अगला है शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड, शीप होती ना, भेड़, शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड, शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड, ये देहरादून में है, देहरादून। अगला लिखना कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन, कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन, ये भी देहरादून में है। ठीक है, कुछ और वो संस्थाएं थी। एक नोट और लिख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन में वो इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें लिखना उत्तराखंड फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी, उत्तराखंड फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी was established in Haldwani, was established at Haldwani, in fact, was established at Haldwani in 1949, in 1949। 1949 क्लियर इतना। तो ये कुछ हमने देखा कि उत्तराखंड में एग्रीकल्चर कैसे होता है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, हॉर्टिकल्चर के क्या हालात है हमारे यहाँ, और मेडिसिनल प्लांट कौन से उगते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर के साथ में लिख ली, ठीक है, पूरा फैक्चुअली वो था। अब एक चैप्टर और कर लेते हैं। देखो अभी ना जो हमारे चीजें आएंगी, हमारा जो अभी तक था हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो भी चीजें हमने पढ़ी अधिकतर वो समझने की थी। अब जो चीजें सारी लिखने की ज्यादा आपको मिलेंगी। जैसे हम ट्राइब्स करेंगे आगे कि बुक्सा कहाँ रहती है, हारूका रहती है, इनके देवी देवता कौन है, इनकी कल्चरल मान्यताएं क्या है, ये किस प्लेस पे इनकी कहाँ पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, तो पूरा फैक्चुअल डेटा है। तो आपको ना अब ज्यादा फैक्चुअल फैक्ट्स लिखने पे ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हें मगअप करने पे, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिजास्टर्स इन उत्तराखंड, ठीक है।
अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे उत्तराखंड के रिलेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको डिजास्टर वगैरह जो लिखाऊंगा वो उत्तराखंड के रिलेशन में बताऊंगा, जो जहां पे जरूरत होगी। वैसे देखो, आप लोग जो है ना, आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया आपने सब्जेक्ट, ठीक है, पढ़ा होगा स्कूल में। अब तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, तो उसमें डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डिजास्टर की डेफिनेशन होती है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिससे कि आपकी जो सोशल लाइफ डिसरप्ट हो रही है, और कॉमन फैब्रिक आपका, सोशल फैब्रिक वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। डिजास्टर दो टाइप के होंगे ऑब्वियसली, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते हैं डिजास्टर में, तो इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। हम उत्तराखंड से रिलेशन बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में बताऊं कि उत्तराखंड में कॉमन डिजास्टर कौन कौन से जो होते हैं, और जो कि जिससे प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, कौन कौन से जो, जैसे डिजास्टर इज सुनामी भी डिजास्टर है, लेकिन उत्तराखंड में सुनामी नहीं आ सकता, ठीक है। तो कौन कौन से आ सकते हैं? लैंडस्लाइड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अर्थक्वेक, और बिल्कुल सही क्लाउड बर्स्ट, और सही बिल्कुल फॉरेस्ट फायर, और कुछ? बस नहीं, और हो गए, सोचो। फ्लड। फ्लड, बिल्कुल फ्लड, ठीक है। फ्लड हो गया यहाँ पे, उत्तराखंड में फ्लड आता है, फ्लैश फ्लड आता है। फ्लड, फ्लैश फ्लड में क्या डिफरेंस है? ये क्या डिफरेंस हुआ? ठीक है, चलो मैं बताऊंगा सभी आपको। ये पांच, एक और चीज होती है यहाँ पे जो अब आती है, दैट इज GLO, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है। मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, इस पे डिटेल में बात नहीं लिखाऊंगा, ये आपको लिख लेना है बस, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं मैं आपको क्लियर वो बता रहा हूँ यहाँ पे। लैंडस्लाइड हमें पता है बेसिकली क्या है, कि ऊपर पहाड़ों में स्लोप होता है। स्लोप में क्या होता है, मिट्टी और जो पत्थर होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, तो थोड़ा सा बारिश पड़ती है तो उसके साथ पूरा का पूरा मलबा नीचे आता है, दैट इज लैंडस्लाइड, ठीक है। आप उसमें पढ़ोगे डिजास्टर में कि लैंडस्लाइड भी तीन टाइप के होते हैं, स्लो होता है, फास्ट होता है, क्रीपिंग होता है, क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो बेसिक में आइडिया दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे पूछ लिया आता है कि यहाँ पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट लैंडस्लाइड आया था, एक उसका नाम है मालपा लैंडस्लाइड, ठीक है। तो वो पूछ लिया था कि मालपा लैंडस्लाइड कब आया था, या मालपा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो लैंडस्लाइड सिंपल है, लैंडस्लाइड सिंपल है कि बेसिकली पानी के साथ ग्रेविटी के माध्यम से जो कि वो डेब्रिस से नीचे आ जाता है। अगला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में थोड़ा लिखाऊंगा आपको। वैसे ना देखो, इंडिया अर्थक्वेक के हिसाब से चार जोन में डिवाइडेड है, जोन 2, 3, 4, 5। उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 में, जोन 4 में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट जोन 6 में आते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से वो मैं बताऊंगा, और क्या कैटेगरी है। जैसे जोन 5 में 9 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक आ सकते हैं, जोन 4 में 8 तक के आ सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उत्तराखंड में ये जो है ना, अर्थक्वेक की इंसेंटिटी सॉरी इंटेंसिटी नापने के लिए क्या लगते हैं, सिस्मोग्राफ पता है आपको? सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे कई जगह सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं, कौन सी जगह पे सिस्मोग्राफ लगाए हैं इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे वहां पे। अगला आता है एक फिनोमेना है, क्लाउड बर्स्ट। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? बादल फटना, लिटरली बादल फटता है, लिटरली है। क्या डेफिनेशन दी इसकी? देखो, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि अगर किसी प्लेस में जो रेनफॉल है वो ज्यादा हो या इक्वल हो 10 सेंटीमीटर पर आवर, तो दैट पोजिशन या दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुआ है तो उसे क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। एंड क्लाउड बर्स्ट इज टाइप ऑफ लैंगम्यूर प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
ठीक है। तो क्लाउड बस्ट की कंडीशन क्या है कि भैया रेनफॉल जो हो रहा है बेसिकली 10 सेंटीमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से हो रहा है। तो मतलब एक 10 सेंटीमीटर इज वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो रहा है तो बहुत तेज बारिश आ रही है, और इस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम बोलते हैं लैंगम्यूर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसके लिए एक अलग से टर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ लैंगम्यूर प्रेसिपिटेशन। और क्लाउड बस्ट देखो क्या है, क्लाउड बस्ट अपने आप में कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ देहरादून में घंटाघर में एक बादल फट रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, पानी भर जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्या है पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या होता है, आपका जो पहाड़ है उसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। क्लाउड बस्ट हुआ, थोड़ा उसने पानी अंदर रख लिया। अब क्या होता है, ये एकदम पहाड़ फटता है, पूरा पहाड़ फटेगा, लैंडस्लाइड के साथ पूरा का पूरा गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लाउड बस्ट बहुत बुरी चीज है पहाड़ों में। प्लेन में अगर क्लाउड बस्ट होता है तो यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अगला इज फॉरेस्ट फायर। मैंने आपको वो लिखाई है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें मैंने बताया कि हमने फॉरेस्ट को ऐसे क्लासिफाई किया है कि कहाँ पे कितनी आग लग सकती है, ठीक है, कितना लेस फॉरेस्ट प्रोन है, हाई फॉरेस्ट प्रोन है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, इस ये देखो दो चीज हम करेंगे यहाँ पे। एक तो मैं अर्थक्वेक थोड़ा लिखाऊंगा उत्तराखंड से रिलेशन में, और थोड़ा फॉरेस्ट फायर लिखाऊंगा, इसकी कॉजेज और रेमेडीज क्या हो सकती है, ठीक है। बेस में काम आएगा आपके। नेक्स्ट वन इज फ्लैश फ्लड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लड एंड फ्लैश फ्लड? सब फ्लैश फ्लड में मलबा भी इंक्लूडेड होता है, लैंडस्लाइड के, तो जो मलबा मलबा। तो देखो फ्लड में भी इंक्लूड हो जाता है, अचानक से निकल जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आप सही बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बेसिकली। फ्लड क्या होता है, जब प्लेन इलाकों में वो होती है ना आपकी रिवर, तो रिवर अपने जो तट होता है बेसिकली उसका बैंक होता है उसको तोड़ के अंदर बाहर चले जाती है। तो एक बड़ा फिनोमेना है, फ्लड बड़ा फिनोमेना है, बहुत धीरे होता है। बाढ़ आ रही है तो एकदम से बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आती, थोड़ा पानी बढ़ेगा 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 फिर बहुत बढ़ेगा। फ्लैश फ्लड क्या है, विद इन ए फ्लैश, एक फ्लैश में आपका काम खत्म, ठीक है। हम बोलते हैं ना बरसातों में, लच्छी वाला रॉबर्ट्स गेम में लिखा होता है कि मत जाओ पानी के अंदर, ठीक है। क्यों बोलते हैं फ्लैश फ्लड क्या होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कोई पहाड़ है, मतलब यहाँ कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो मैंने आपको कैचमेंट एरिया पढ़ाया था कि एक एरिया ऐसा होता है जहाँ से रिवर अपना पानी पकड़ के लाती है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिवर ऐसा आ रही है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे बारिश ऐसी हुई कि यहाँ पे कम पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर बादल आया और बहुत बारिश पड़ी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पानी पहले स्टोर होने लग जाता है, यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। कई सारे छोटे मोटे सोर्स से स्टोर होता है, और एकदम से पानी एक बड़ी बाढ़ के रूप में नीचे आता है, दैट इज फ्लैश फ्लड, ठीक है। जो केदारनाथ में होता है दैट वाज फ्लैश फ्लड। तो जैसे अभी आप कभी पिकनिक वगैरह में जाते होंगे भी अपने ऐसे वाटर बॉडीज के पास, तो ये बहुत जल्दी एक फिनोमेना होता है। एक दो बार मैंने खुद भी देखा है कि मतलब वाटर बॉडी में है, पानी पैरों के नीचे है, अब विद इन 5 मिनट सबसे पहले क्या होता है, हाँ नदी में सबसे पहले क्या होता है, पानी का रंग चेंज होगा, आप देखोगे भूरा पानी हो गया। तो हम थोड़ा जानते हैं, तो हमने भूरा पानी होते निकल गया, और विद इन मतलब 5 मिनट्स वो पानी यहाँ था और यहाँ पहुंच जाता, 5 मिनट्स भी नहीं लगते, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 1 मिनट का टाइम भी ना मिले, तो इसलिए बोलता है कि बरसातों के मौसम में वाटर बॉडीज के आसपास में मत घूमो, आपको लग रहा है बिल्कुल सूखा है। अभी जैसे आप देखोगे ना देहरादून में कितनी सारी वाटर बॉडीज है, रिस्पना बिंदाल वगैरह ऊपर जाना, बिल्कुल सारी सूखी पड़ी है। आप बरसातों के बाद देखना, आप ऐसे रहेगा कि भाई क्या हो गया यहाँ पे एकदम से। तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज फ्लैश फ्लड, ठीक है। तो जब भी पहाड़ में जो फ्लड आते हैं, पहाड़ में जो होती है, पहाड़ में फ्लड नहीं आएंगे, पहाड़ में फ्लैश फ्लड आएंगे, ठीक है। एकदम से बहुत सारा पानी आता है, दैट इज फ्लैश फ्लड। और अगला इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बेसिकली केदारनाथ में आपने पढ़ा था चोराबाड़ी ग्लेशियर, तो ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर की भी एक कैपेसिटी, सॉरी ग्लेशियर लेक की जो एक कैपेसिटी होती है, देखो ग्लेशियर ऊपर से जब आ रहा है तो उसका पानी पिघल के जहां पे इकट्ठा हो रहा है दैट इज ग्लेशियर लेक, ठीक है। लेकिन एक ग्लेशियर क्या है, ये लगातार मेल्ट हो रहा है, इसकी स्पीड भी इंक्रीज कर रही है मेल्टिंग की। तो एक टाइम के बाद सोचो कि ऊपर पहाड़ के ऊपर एक कटोरा टाइप का है जो ग्लेशियर लेक है, और एक टाइम के बाद वो भरने लग जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी एक टाइम के बाद बिल्कुल सैचुरेशन पे आती है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो अचानक से वो एरिया, वो लेक जो होती है वो फट जाती है, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, की ग्लेशियर की लेक आउटबर्स्ट हो गई और वो सारा पानी फ्लैश फ्लड के रूप में नीचे आता है। केदारनाथ में ये हुआ था। केदारनाथ में जो चौराबाड़ी लेक थी ना, उसके लिए कुछ लोग मतलब ऐसे ऐसे कुछ लेक है जो पहले से आइडेंटिफाइड है, वहां पे जीपीएस के माध्यम से या फिर यहाँ पे फिजिकल कोई ह्यूमन बींग वहां पे प्रेजेंट रहता है जो उसे पूरा देखता है। तो जब केदारनाथ आपदा आई थी,
तो उस समय जो लोग वहां थे तो उन्होंने कहा कि रात को हमें एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई, कि जैसे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा। तो दैट बॉम्ब ब्लास्ट वाज क्या, कि ये आउटबर्स्ट होगी बेसिकली। कितना गुब्बारा फुलाओगे कभी ना कभी फटेगा, तो वैसा वाला हिसाब किताब। तो एकदम से इतना सारा पानी आता है। अब कभी आप डॉक्यूमेंट्री देखना केदारनाथ आपदा में, तो आपको पता चलेगा कितना सारा एरिया बह गया था। ठीक है, जैसे आप ऊपर गढ़वाल वगैरह जाते हैं, तो हम तो आपदा के काफी टाइम बाद गए थे, हमारा गांव वगैरह वही पड़ता है। तो जो पुल के नीचे बहुत नदी रहती थी, तो आपदा के कई टाइम बाद वो बिल्कुल नदी पुल को छू रही थी, तब भी छू रही थी। तो उस समय की तो बात ही अलग ही थी। तभी तो पूरा शहर का शहर एक साथ ले गया। तो वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होती है। ये कुछ टाइम पहले रैनी गांव में भी होती है, ऋषिगंगा 2 नाम का जो हमने रिवर लिखी है, उसके पास से ग्लेशियर फूटा था। तो ये ठीक है, तो ये 6 आप लिख देना कि ये 6 जो है आपके, ये 6 आपके ये जो कॉमन डिजास्टर है जो उत्तराखंड में होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर, फ्लैश फ्लड और जियोलेयर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके कुछ कारणों पे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उत्तराखंड में, क्या क्या कॉजेज है ऑफ डिजास्टर? ओवर कंस्ट्रक्शन को हम लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन। बिल्कुल सही, एक हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन। और क्या बोला? क्या सेडिमेंट्री? वो लैंडस्लाइड पे एग्जैक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ना पूरा उत्तराखंड में ऐसे नहीं कि बहुत सेडिमेंट्स बने, कहीं पे सॉलिड फॉर्मेशन भी है। तो लैंडस्लाइड के कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक का डिकम्पोजिशन है। जैसे कि अभी एक एटलस निकाली गई है, लैंडस्लाइड एटलस, उसपे फर्स्ट नंबर पे रुद्रप्रयाग आ गया, सेकंड पे टिहरी है। तो यहाँ पे ज्यादा वो कंपोजिशन मिलेगी हमें। ठीक है, अभी हम कॉमन कॉजेज की बात कर रहे हैं, और क्या कॉजेज हो सकते हैं? The overgrazing. ओवर ग्रेजिंग भी कह सकते हो, ये सब डिफॉरेस्टेशन में आ सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग वगैरह सब डिफॉरेस्टेशन। हाँ, ठीक है, सीधे कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम इसमें। कंस्ट्रक्शन किसका? अलग अलग जगह देखो, एक तो हम बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हम बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं। तो ये सब चीजें कह सकते हैं हम कि कंस्ट्रक्शन भी आ गया। ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं? क्या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हिल्स को हम कह सकते हैं कि आ, आ, क्यों हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन? टूरिज्म, टूरिज्म का ओवरबर्डन। अब देखो सीजन आ गया ना, मसूरी जाने की गलती करना किस दिन, खासतौर पे वीकेंड में। जाना ही बेकार है, जाना ही बेकार है। किसी तरह पहुंच जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग मिलेगी तो होटल नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मत जाना सर, मौसम में सीजन के टाइम पे मत जाना। क्यों? इतना ज्यादा टूरिज्म कर दिया हमने। और चलो, मसूरी वगैरह फेमस है, ऋषिकेश इतना फेमस था भी नहीं। ऋषिकेश अब बहुत फेमस कर दिया लोगों ने। है, राफ्टिंग तो ऊपर शिवपुरी जाओ ना। हाँ, पर वो नीचे भी रहना शुरू कर दिया। अब लोगों को क्या है कि दिल्ली विल्ली पैसा ना सभी लोगों पे है, चलो वीकेंड में चलते हैं कहाँ, ऋषिकेश। राफ्टिंग करेंगे, कैंपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा कुछ नेचर के बीच में हो। और ऋषिकेश तो बहुत बहुत बुरे हाल हो चुके हैं ऋषिकेश के। अब वही हाल देखो मसूरी की भी है, शिमला की भी है? हाँ, नीलकंठ वगैरह सारा। नैनीताल के हाल देखो, नैनीताल में तो हाई कोर्ट को बैन करना पड़ा कि भाई जो भी वो आएंगे आपके टूरिस्ट आएंगे, नैनीताल के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हम आपको वो देंगे गवर्नमेंट बॉर्डर, तब आओ अंदर। यहाँ जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, वहां के जो लोकल लगे उनकी भी जगह नहीं है। देहरादून क्या है, देहरादून फिर भी थोड़ा एक्सपेंडेड है। देहरादून में क्या है, देहरादून में दिक्कत है ट्रैफिक की ज्यादा। इतनी ज्यादा दिक्कत है पार्किंग वगैरह की नहीं है, अब गली गुली में तो होती है, पर वैसे मोरलेस ठीक है। ऋषिकेश मसूरी वगैरह के हाल देखना तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हरिद्वार भी देखो, हरिद्वार भी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए बना हुआ है, क्योंकि हरिद्वार में 12 साल में करोड़ों लोगों का जमघट आता है ना। हाँ, क्योंकि वो तो तैयार, वो तैयार है ना, फिर भी तब इतने बुरा हाल है। वो तैयार रहते हैं कि कुंभ आ रहा है, कुछ आ रहा है। और साल में कितने सारे स्नान हो जाते हैं, अमावस्या दिन, मॉर्निंग अमावस्या, तब भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो हरिद्वार प्रिपेयर्ड रहता है, देहरादून में मोर और लेस प्रिपेयर्ड। लेकिन ये ऊपर के इलाके हो गए आपके,
मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। अब यहाँ तक कि लोग जो पता नहीं था ना अभी तक, लैंसडाउन वगैरह, ठीक है, लैंसडाउन वगैरह नहीं जाते लोग, अब लैंसडाउन भी जा रहे हैं कि चलो चलते हैं, कुछ है नहीं लैंसडाउन में, लेकिन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, हम्म, मैंने देहरादून हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने शिखर फॉल सुना है? ठीक है, हम लोग उस लोगों में थे जो सबसे पहले शिखर फॉल डिस्कवर किया था, मतलब शिखर फॉल के आसपास का इलाका। हम लोग 2005 में जाते थे बिल्कुल पैदल, एक जगह गाड़ी खड़ी करके किसी तरह वहां पहुंचते थे। अब मैं कुछ साल पहले गया था, तो अब वहां बिल्कुल फैमिली भी पहुंची हुई है शिखर फॉल। अब मैं ये सोचा ही नहीं लोगों को रास्ता बताया किसने। शिखर फॉल ऊपर जगह ना, शिखर फॉल के आसपास वाला इलाका, झड़ी पानी ट्रैक बहुत कम लोगों को पता था कि वो ट्रैक ऊपर से जाके मसूरी मिल रहा है। अब वहां पे भीड़ जा रही है, सैटरडे संडे देख रहा है, भीड़ की भीड़ जा रही है, अंग्रेज तक जा रहे हैं। उन्हें कैसे पता चल रहा है? तो बस ये सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोकल लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया देखो, आजकल सोशल मीडिया में नहीं आते कि बिल्कुल अनहर्ड प्लेस या हिडन प्लेसेस इन उत्तराखंड, आपको रास्ता बताता है, जाओ जाओ वहां पे बर्बाद करो उसे भी। तो ये सब चीजें चल रहा है। ठीक है, तो कभी हम बात करेंगे, सब हो रही है। कभी ना टूरिज्म में बात करेंगे, टूरिज्म की देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, टूरिज्म की क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। ठीक है, चलो इस पे आते हैं, अब छोड़ो। ठीक है, अब हो गया, वापस आ जाओ, बहुत बहुत बुरा हुआ है कुछ आपके साथ। ठीक है, तो ये सब कारण, ठीक है, तो और ये देखना एक और कारण होता है इलीगल माइनिंग। ठीक है, माइनिंग वगैरह भी इलीगल होती है यहाँ पे। आप देखना कि नदियों, आपने कुछ साल पहले सुना होगा थानो वाला पुल टूट गया था। हाँ, थानो वाला पुल टूट गया था, रात को कुछ लोग जा रहे थे, पुल के सहित वो बह गए थे, मर गए थे। ठीक है, उसके बाद में जब उसकी जांच हुई तो उसमें क्या कारण सामने आया कि थानो की रिवर के जो नीचे पुल है, मेरे ख्याल से सॉन्ग रिवर है, उस पे इलीगल माइनिंग चल रही थी। तो आपने वो एरिया खोद खोद के इतना गहरा कर दिया कि पुल की बुनियादें ही कमजोर हो गई, पुल ढह गया। ठीक है, तो इलीगल माइनिंग बहुत जगह नहीं, एक जगह नहीं, उत्तराखंड में ये कहते हैं कि हरिद्वार की बहुत बड़ी इलीगल माइनिंग फैक्ट्री है, जिसमें बड़े बड़े माफिया है, और करोड़ों वो भी छाप रहे हैं, करोड़ों नेक्सस होता है, देखो ऑफिसर का और इन सबका नेक्सस होता है, तो ये सब एक चीज काम कर रहे हैं। तो इलीगल माइनिंग भले आपको लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी होती है। और इसके अलावा देखो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में क्या है, हम लोग सब कुछ अनप्लान्ड करते हैं। तो अनप्लान्ड हमारी टाउन प्लानिंग है। ठीक है, यहाँ तक कि हम पे कोई वाटर का सिस्टम भी नहीं है, मतलब कोई पानी निकासी सिस्टम होता है ना, वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारा कुछ प्लान नहीं है। अब देहरादून देख लो, कहने के लिए कैपिटल है, बरसात पड़ेगी देखना, यहाँ घुटने तक का पानी मिल जाएगा आपको कई जगह पे, बाइक के साइलेंसर डूब जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो बेसिकली हमारा प्लान नहीं है, हमारा ना सिटी प्लान है, ना हमारा कुछ वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्लान है, ना हम प्लान वे में टूरिज्म कर पा रहे हैं अपना प्रमोट, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जो उत्तराखंड में डिजास्टर आते हैं रेगुलर। ठीक है, मैं आपको कॉमन चीजें बता रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, ये लिख लेना बस आप लोग। तो जी लास्ट में क्या लिखा आपने? अनप्लान टाउन प्लानिंग एंड एंड अनप्लान्ड टाउन प्लानिंग एंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर का ड्रेनेज जो हो रहा है वो भी अनप्लान्ड है। ठीक है, कुछ ड्रेनेज वगैरह होता नहीं है हमारे यहाँ से। ठीक है, जैसे अच्छा पढ़ा नहीं, जैसे हड़प्पा पढ़ोगे ना आप कभी, तो हड़प्पा में क्या था, उनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन था। आप देखना कि उनके घरों के अंदर की नालियां होती थी, नालियां कनेक्टेड होती थी सभी नालियों से, और वो नाली बाहर जाके पानी छोड़ देती थी। अब देखो आज हड़प्पा कहाँ की कब की बात है, आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले की बात। और आज भी हमारे शहरों में, कैपिटल में, वाटर ड्रेनेज सिस्टम नाम पे कुछ नहीं है। नालियां छोड़ो, बाहर निकलोगे ना अब अभी देख लो, आग बंद करके निकलो, सीधे नाली में जाके गिरोगे। क्यों? अभी तो नाली बन रही बेचारी, कवर्ड भी नहीं हो। ठीक है, तो ये सब बुरे हाल है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये सब कारण है हमारे, जिसके कारण यहाँ पे डिजास्टर रेगुलरली आता है। ठीक है, तो बेसिकली कहते हैं नेचर स्ट्राइक बैक, तो वही वाला सब हो रहा है। ठीक है, अब देखो इतने सारे में डिजास्टर लिखे हैं, जो यहाँ पे हम बात करूंगा, मैं थोड़ा अर्थक्वेक की बात करूंगा। फिर आवाज नहीं आ सर रही। आवाज चले गई। ठीक है, अब आगे नहीं आवाज?
आ रही हो आज सर आपको ऑनलाइन में? यस आ सर। गई सर। ठीक है, ठीक है। तो पहले ही बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में क्या लिखेंगे। एक तो हम अर्थक्वेक के बारे में लिखाऊंगा उत्तराखंड के रिलेशन में, थोड़ा मैं लैंडस्लाइड के बारे में लिखाऊंगा, थोड़ा लिखेंगे हम फॉरेस्ट फायर के बारे में, और लास्ट में उत्तराखंड में लगभग 10 या 12 कुछ बहुत बड़ी आपदाएं आए हैं उनके बारे में लिखेंगे कि किस डेट को आई थी और किस डिस्ट्रिक्ट में आई थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अर्थक्वेक। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया है विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक, दैट इज जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ठीक है, जोन 2 इज लो डैमेज वाला एरिया, जोन 3 इज मॉडरेट डैमेज, जोन 4 इज हाई डैमेज, और जोन 5 इज वेरी हाई डैमेज एरिया। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो आप लोग अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम। देखो बता चुका हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने पूरे इंडिया को, यहाँ पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया है, जोन 2, 3, 4, 5। जोन 2 इज लो डैमेज एरिया, जहाँ पे जो अर्थक्वेक आएगा लगभग लगभग 6 की कैटेगरी का आ सकता है, मॉडरेट में 7 का आ सकता है, जोन 3, जोन 4 में 8 का आ सकता है, जोन 5 में 9 का आ सकता है। ठीक है, तो देखो जोन 4 और जोन 5, 8 और 9 की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, अगर ये ऐसा भूकंप आता है तो जोन 4 और जोन 5 की, 8 और 9 की, जोन 1 नहीं। इंडिया में जोन 1 है ही नहीं कोई। इंडिया पूरा कुछ अर्थ का थोड़ा हमारा हिसाब किताब बढ़िया पुराना खराब ही रहा है। ठीक है, तो इंडिया में हमने 4 जोन में डिवाइड किया है, और ये अर्थक्वेक अपने आप में काफी डिस्ट्रक्टिव होता है अगर कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 का आएगा। ठीक है, जैसे ही हमने टीरी डैम बनाया है, हम लोगों ने वो पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, तो मुश्किल ही याद लग रहा है आप लोगों को। ये थे हमारे ट्रांस हिमालयाज, फिर हमारे ग्रेट हिमालयाज, फिर हमारे मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक्स थे। ठीक है, याद है थोड़ा बहुत। ट्रांस हिमालयस और ग्रेट हिमालयस के बीच में एक फॉल्ट लाइन थी, कौन सी थी वो? आईटीसीजेड थी, और फिर इसके बीच में थी एक फॉल्ट लाइन, हम्म हम्म, ठीक है, ये हमारी, ठीक है, इंडस आपको सिस्टर जून थी। ये हमारी कौन सी थी? सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है, ये वाली कौन सी थी फिर? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन आता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वाला। ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी फॉल्ट लाइन, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पे जो हमारा टीरी डैम बना ना, उसके बिल्कुल नीचे से होके जा रही है। तो टीरी डैम हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बिल्कुल ऊपर बना है, तो उस जोन में है जहां पे कभी भी तगड़ा आएगा तो भूकंप बहुत भयानक ही तगड़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि टीरी डैम जब बनाया गया था
तो इस हिसाब से बना रखे कम से कम 8 तक का भूकंप तो झेल जाए, पर 8 से अगर ऊपर आ गया तो ट्री डैम जो डिस्ट्रक्शन लाएगा वो इतिहास के पन्नों में अलग से दर्ज होगा कि भाई एक डैम था कोई कभी। ठीक है, तो ऐसा भयानक हाल है उसके। तो ये याद रखना कि मेन सेंट्रल दस जा रहा है उसके नीचे से। तो बेसिकली देखना, ये हमने 5 जोन में डिवाइड कर रखा है, जोन 2, 3, 4, 5। तो इंडिया की 4 जोन है। हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि उत्तराखंड के जोन 4 में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और जोन 5 में 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये हाल उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड बड़ा वर्नेबल है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, और पढ़ना कभी काफी सारे जो जियोलॉजिस्ट है ना, जो भूगर्भ विवेत्ता होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जमीन के नीचे की हलचलों पे रिसर्च वगैरह करते हैं, ये काफी टाइम से वार्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड में या फिर पूरे हिमालय रीजन में एक्चुअली क्या है, देखो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, आपको पता है भूकंप कैसे आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स वाला हिसाब किताब है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये हमारे जहां पे इंडिया है ना, आपने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक्स? पढ़ी आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक्स? नहीं पढ़ी है? तो ये मान के चलो इंडिया हो गया, इंडिया के ऊपर वाला इलाका हो गया। ठीक है, तो इंडिया बना कैसे था कि इंडियन प्लेट नीचे से आई थी और यूरेशियन पे ऐसे आके टकरा गई थी, तो यहाँ पे हिमालय बन गए थे। अब क्या है, हम ये कहते हैं कि इंडियन प्लेट अभी भी मूवमेंट कर रही है। ठीक है, इंडियन प्लेट अभी मूवमेंट कर रही है, तो उसे कंप्रेस कर रही है। तो ये कंप्रेस कर रही है, तो इस कंप्रेशन के कारण एनर्जी तो बिल्डअप हो रही है। ठीक है, टाइम टू टाइम छोटे मोटे भूकंप से एनर्जी निकल जाया करती है। अब क्या है, यहाँ पे देखो, आप देखते हो ना उत्तराखंड में हर महीने में सुन लोगे छोटा मोटा भूकंप आता ही आता है। ठीक है, हिमालय वाले रीजन में तो रोज भूकंप आते हैं छोटे मोटे। जैसे आज भी आप टॉप करोगे ना अर्थक्वेक इन टुमारो या फिर यस्टरडे, इसका अर्थक्वेक को लग रहा आ जाएगा। जैसे मैं आज ही पढ़ रहा था कि कल रात को भी 3-4 बजे बर्मा की साइड एक बहुत छोटा सा भूकंप आया। तो छोटे छोटे भूकंपों से एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन जितने जियोलॉजिस्ट है वो काफी टाइम से वार्न कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डअप हो चुका है एनर्जी का। तो कुछ सालों में तैयार रहो कि बहुत ही तगड़ा भूकंप आएगा, स्पेशली इन द रीजन ऑफ नेपाल, यूके और हिमाचल प्रदेश वाला इलाका। तो ये जो हमारा हमारे वाला इलाका है, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा भूकंप आ सकता है कभी भी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हो रही है, क्योंकि ये प्लेट लगातार ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है और एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही है, तो आ सकता है भूकंप कभी भी। ठीक है, तो ये हमारी इसमें बात थी। और उत्तराखंड की बात करें आप, तो जोन 4 में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 6 में 6 डिस्ट्रिक्ट है, इनके बारे में लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया आपने कौन कौन से जोन होते हैं। ठीक है, अब लिखना इन उत्तराखंड, ऐसे लिखना बल्कि कि उत्तराखंड में जोन जो 4 है, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है। इन डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लो। जोन 4 में 5 डिस्ट्रिक्ट है, नाम लिखना। देहरादून, उत्तरकाशी, ठीक है, देहरादून, उत्तरकाशी, यूएसएन, नैनीताल और टिहरी। ठीक है, जोन 5 में 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपकी है पिथौरागढ़, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बचा अभी? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग। हम्म, तो चंपावत। चंपावत लिखा नहीं हो ना? हाँ, चंपावत बच गया इसमें, चंपावत। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार और पौड़ी थोड़ा कम रेंज में आते हैं, तो लिखते नहीं है मुझे। ठीक है, तो हरिद्वार और पौड़ी वाले ठीक रह सकते हैं, पर ये 6 और यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 में बता ही चुका हूं। जोन 4 में अगर भूकंप आएगा आपका तो 8 तक का आ सकता है।
ठीक है, 8 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भूकंप के लिए, और जोन 5 में आपकी 9 कैटेगरी तक आ सकता है, ठीक है, हाईली डिस्ट्रक्टिबल होता है जोन 5 वाला। ठीक है, तो ये लिख दिया। ठीक है, उत्तराखंड में बता रहा हूँ, एक नोट और डाल देना, जैसा आपने नोट डाला ऐसे करके एक और नोट डाल देना, और कि उत्तराखंड में 3 सिस्मिक मशीन लगाई है, कहाँ पे लिखना, इसमें लिखना इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड 3 seismic station has been set up, 3 seismic station have been set up to measure the intensity of earthquake at ठीक है, earthquake की इंटेंसिटी नापेंगे। 3 seismic station have been set up to measure the intensity of earthquake and they are set up at, एक लगा आपका देहरादून में, एक है टिहरी में, एंड थर्ड वन इज एट अ प्लेस कॉल्ड गरुड़ गंगा इन चमोली। ठीक है, गरुड़ गंगा इन चमोली, क्लियर। तो 3 स्टेशन याद रखना, देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा। तो बेसिकली अर्थक्वेक के बारे में इतना लिख रहे हैं हम, कि अर्थक्वेक के जोन लिखा है मैंने आपको, उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ती है देखा, अनके सिस्मिक स्टेशन का है। ठीक है, अब एक अगली नोटिंग दे दो, उसमें मैं आपको वो लिखाता हूँ थोड़ा ना इसके बारे में। लैंडस्लाइड पता है क्या होता है? ठीक, लैंडस्लाइड सभी को पता है। अभी ना फिलहाल कुछ इसरो पता है हम लोगों को, इसरो ने रिमोट सेंसिंग करके पूरे भारत में उसने देखा है और बताया कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा प्रोन है टू लैंडस्लाइड। उन्हें पूरी स्टडी की कि सबसे बुरे हाल लैंडस्लाइड के किसके होंगे। तो आउट ऑफ टॉप 30 वैसे सबसे ज्यादा बुरे हाल वैसे केरला के या थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, पहले नंबर पे रुद्रप्रयाग आता है, दूसरे पे टिहरी आता है। ठीक है, हमारा चमोली में 18-19 नंबर पे आता है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से रैंकिंग है, तो इस नोट में लिखना लिखना है NRSC, NRSC इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर published published Landslide Atlas of India 2023, published Landslide Atlas of India 2023, ये पब्लिश किया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के अंडर काम करता है। ठीक है, ये अगर पूछेगा तो याद रखना, इसरो के अंडर काम करता है एनआरसी। इसने एक लैंडस्लाइड एटलस निकाली है। इसकी जो रैंकिंग है इस प्रकार है, फर्स्ट पे आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, मतलब इसकी रैंकिंग लिखा रहा हूं आपको, रुद्रप्रयाग लिखना। सेकंड पे आपका आता है टिहरी, तीसरे पे आता है त्रिशूर, ठीक है, मैंने 5 लिखा दिया आपको, रुद्रप्रयाग, टिहरी, त्रिशूर, राजौरी और पलक्कड़। ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक 19th रैंक भी देना, और 19th रैंक पे लिखना चमोली। 19th रैंक पे इज चमोली। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग टॉप पे है, लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, सबसे ज्यादा डैमेज रुद्रप्रयाग में होता है।
देन टिहरी, त्रिशूर, राजौरी, पलक्कड़, 19 नंबर पे चमोली, केरला। क्लियर है? ठीक है, तो हम अर्थक्वेक और इसकी बात कर रहे हैं अभी हम, लैंडस्लाइड की। फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं। फॉरेस्ट फायर बहुत उत्तराखंड में आपको पता है कि बुरे हाल हो रखे हैं आजकल। आजकल देख रहे हो ना आप, फॉरेस्ट फायर कहाँ लग रखी है उत्तराखंड में आजकल आग जंगलों में? नैनीताल। क्या कर रहे हो उसे बुझाने के लिए, उपाय क्या कर रहे हैं? पेपर पढ़ते हैं, बताना, तेज बोलो थोड़ा। हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। कौन सा हेलीकॉप्टर है वो? गरुड़। गरुड़ कहाँ इतना पानी लेके जाएगा? ठीक है, MI-17 हेलीकॉप्टर है वो, पूरा पढ़ लेगा कभी, बड़े काम आएगी, पूरी न्यूज पढ़ा करो। ठीक है, उसके नीचे ना एक बकेट लगी है, उसे क्या बोलते हैं? उस बकेट को हम बोलते हैं बाम्बी। बाम्बी उस बकेट को बोलता है। उसकी कैपेसिटी 3,500 लीटर की है। ठीक है, तो वो हेलीकॉप्टर के नीचे होती है। अब हेलीकॉप्टर उसे ले आ रहा है, पहाड़ी टेरेन है, तो 3,500 ना भर के 3,000 भर रहा है, ओवरफ्लो ना करे, और फिर ऊपर ले आके ऐसे कंटेनर टाइप की, बकेट टाइप की, और इसके नीचे एक वो होता है, ठीक है, प्लेट होती है, उसके नीचे प्लेट, और उसके नीचे वैक्यूम वाला एक पंप टाइप का होता है, उसे ऑपरेट करके वो जहां डालना चाहे वहां डाल सकते हो। ठीक है, तो वो बम्बी बम्बी चल रहा है आजकल। तो नैनीताल में बारिश पड़ रही है, ओ सॉरी, फॉरेस्ट फायर हो रही है, बारिश पड़ जाती है तो बात ही अलग थी। ठीक है, तो ये तो हम थोड़ा फॉरेस्ट फायर शुरू कर लेते हैं, बाकी कल कर ले। आज क्या ट्यूसडे ना, कल भी क्लास हो गया। फॉरेस्ट फायर शुरू कर है, कर ही लो कॉजेज। देखो फॉरेस्ट फायर में आपको कॉजेज भी लिखाऊंगा और उसके वो भी लिखाऊंगा, कैसे से रोकथाम की जाए वगैरह। अभी लिखा ही कितना, मेरे तो टाइम है। क्लास कितने बजे से है? इतनी जल्दी बुक? सुबह से? 8 बजे से? चलो फिर आज की क्लास इतनी खत्म करते हैं, कल करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर पढ़ेंगे। एक काम करना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ के आना, उसमें मैंने फायर प्रोन एरिया लिखाए थे, वो देख लेंगे। चलो फिर, थैंक यू, कल मिलते हैं।